ये कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं है, बल्कि एक कहानी है बेतहाशा ताकत, खौफ और एक अजीब से खालीपन की। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसा लड़का जिसे बचपन में गुलामों के बाजार में जानवरों की तरह जंजीरों में बांध कर बेचा गया हो, वो आगे चलकर दिल्ली सल्तनत का सबसे खौफनाक सुल्तान कैसे बन सकता है? मतलब ये कोई आम राजमहल की साजिशों वाली कहानी नहीं है। ये बेइंतहा दर्द और गहरे अपमान की राख से उठकर हिंदुस्तान के तख्त तक पहुंचने की कहानी है। तो हमारी आज की इस कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है इस खौफनाक सफर की शुरुआत से कि आखिर कैसे एक गुलाम दरबार की सीढ़ियां चढ़ा। बलबन के शुरुआती दिनों का ये पूरा वाकया लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बचपन में उसका नाम बहाउद्दीन हुआ करता था। उसका जन्म तुर्किस्तान के एक बहुत ही सम्मानित इल्बरी तुर्क कबीले में हुआ। वो कोई आम लड़का नहीं बल्कि एक सरदार का बेटा था। लेकिन फिर मंगोलों का एक भयानक हमला होता है और सब कुछ छिन जाता है। उसे बंदी बनाया गया और बगदाद के बाजार में ले जाकर एक गुलाम की तरह बेच दिया गया। भूख, प्यास और न जाने कितने अत्याचार सहने के बाद आखिर में उसे दिल्ली लाया गया और यहाँ सुल्तान इल्तुतमिश ने उसे खरीद लिया। इतिहासकार कहते हैं कि इल्तुतमिश ने इस लड़के की आंखों में एक ऐसी आग देख ली थी जो आम इंसानों में बिल्कुल नहीं होती। खैर, दरबार पहुंच जाना तो बस शुरुआत थी। असली चुनौती तो अब सामने थी, जिसका नाम था चहलगानी। आसान भाषा में समझे तो ये इल्तुतमिश के 40 सबसे वफादार और ताकतवर तुर्क अमीरों का एक एलीट ग्रुप था। दिल्ली सल्तनत की असली चाबी इन्हीं के पास थी और दरबार का माहौल ऐसा था कि वहाँ दोस्त कम और पीठ में छुरा घोंपने वाले ज्यादा थे। लेकिन बलबन ने बहुत ही गजब के सब्र से काम लिया। वो छोटे छोटे काम करता रहा, खामोश रहा और धीरे धीरे इस पावरफुल ग्रुप का हिस्सा बन गया। उसने दरबार की इस जानलेवा राजनीति को बिना किसी जल्दबाजी के बड़े ही खामोशी से सीख लिया। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा चैप्टर। कैसे उसने इस खामोशी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। अब यहाँ आपको दो बिल्कुल अलग तरह के इंसानों का टकराव देखने को मिलेगा। एक तरफ थे सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद, एकदम शांत, सीधे और धार्मिक इंसान। उनका ज्यादातर वक्त कुरान की नकल लिखने में गुजरता था, राजकाज में उन्हें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। और दूसरी तरफ था हमारा बलबन, जिसे नायब ममलिकत यानी सल्तनत का असली कमांडर बना दिया गया था। सुल्तान तो बस नाम के लिए गद्दी पर थे, असल में पूरी सेना, प्रशासन, टैक्स वसूलना और साम्राज्य का हर एक बड़ा फैसला सब कुछ बलबन के इशारों पर हो रहा था। लेकिन बलबन जानता था कि जब तक वो चहलगानी के उन 40 सांपों को खत्म नहीं करेगा, वो कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। तो उसने एक बहुत ही सॉलिड स्ट्रैटेजी बनाई। पहला कदम, एकदम चुप रहो और अपने दुश्मनों को सिर्फ ऑब्जर्व करो। फिर दूसरा कदम, उसने पूरी सल्तनत में जासूसों का एक ऐसा खौफनाक जाल बिछाया कि कोई अमीर अपने घर के बंद कमरे में भी क्या बात कर रहा है, उसकी खबर सीधे बलबन तक पहुंचती थी। और तीसरा, सबसे खतरनाक कदम, उसने एक एक करके बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से अपने दुश्मनों का सफाया करना शुरू कर दिया। कुछ को जंग के मैदान में मरवा दिया तो कुछ को गुप्त साजिशों का शिकार बना दिया। इस तरह अंदर के दुश्मन तो खत्म हो रहे थे, लेकिन बाहर के खतरों का क्या? यहीं पे बलबन लेकर आता है अपनी सबसे मशहूर लौह और रक्त की नीति। देखिए, उस वक्त दिल्ली सल्तनत की हालत सच में बहुत खराब थी। दोनों तरफ से मौत मंडरा रही थी। एक तरफ तो मध्य एशिया से मंगोलों की खौफनाक फौजें तूफान की तरह बढ़ रही थीं, जो रास्ते में आने वाले हर शहर को राख कर देती थीं। और दूसरी तरफ घर के अंदर ही आग लगी थी। दिल्ली के बिल्कुल पास मेवात के विद्रोही लगातार रात के अंधेरे में भयानक हमले कर रहे थे। मतलब दिल्ली में लोगों का रात को सोना तक मुहाल हो गया था और पूरा साम्राज्य ढहने की कगार पर था। ऐसे में बलबन का फंडा एकदम क्लियर था। उसका मानना था कि आतंक को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से हराया जा सकता है, और वो है उससे भी बड़ा आतंक। मेवात के विद्रोहियों को कुचलने के लिए उसने कोई रहम नहीं दिखाया। विद्रोही जहां छिपते थे, उसने वो सारे के सारे जंगल ही कटवा दिए। हजारों की संख्या में विद्रोहियों को मौत के घाट उतार दिया गया और उनके पूरे के पूरे गांव जलाकर खाक कर दिए गए। ये इतना ब्रूटल था कि इसके बाद आने वाले कई सालों तक किसी ने भी दिल्ली की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की। और इसी कामयाबी के बाद वक्त आता है बलबन के खौफनाक सुल्तान के रूप में सामने आने का। साल था 1266। ये वो टर्निंग पॉइंट था जब सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की मौत हो जाती है
और इसी के साथ बलबन ने हिंदुस्तान के तख्त पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया। अब वो कोई नायब या पर्दे के पीछे से खेलने वाला मोहरा नहीं था, अब वो खुद इस पूरे खेल का बेताज बादशाह था। तख्त पर बैठते ही उसने सबसे पहला काम किया दरबार का पूरा वाइब बदलना। उसने कुछ ऐसे नियम बनाए जो आज हमें पागलपन लग सकते हैं। दरबार में किसी को भी हंसने की या जोर से बात करने की परमिशन नहीं थी। बलबन खुद हमेशा पूरी शाही पोशाक में रहता था, कभी किसी ने उसे बिना ताज के नहीं देखा। और तो और उसने सिजदा यानी घुटनों के बल सुल्तान के सामने झुकना और पायबूस यानी सुल्तान के पैर चूमने जैसी प्रथाएं शुरू करवा दी। इसका मकसद बड़ा सीधा सा था। वो चाहता था कि हर एक अमीर, हर एक दरबारी के दिल में उसके लिए सिर्फ और सिर्फ खौफ और पूरी तरह से अधीनता हो। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, उसका न्याय भी इसी खौफ पर टिका हुआ था। ऐसा नहीं था कि ये नियम सिर्फ कमजोरों के लिए थे। जब बदायूं के एक बहुत ही पावरफुल गवर्नर ने गुस्से में अपने एक नौकर की हत्या कर दी, तो आपको क्या लगता है क्या हुआ? बलबन ने उस गवर्नर को भी सरेआम बहुत ही बेरहमी से सजा दी। उसने ये साफ कर दिया कि कोई भी, चाहे वो कितना ही बड़ा अमीर क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं है। यहाँ तक कि उसके अपने रिश्तेदार भी उसके नाम से कांपते थे। और इसी खौफ ने असल में उस वक्त सल्तनत से भ्रष्टाचार और जुर्म को काफी हद तक खत्म कर दिया था। तो बाहर से देखने पर यह इंसान अजेय लगता था, लेकिन हर लोहे के इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। चलिए उस पर बात करते हैं। अब जरा आप खुद सोचिए, जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी भावनाओं का गला घोट कर बिताई हो, जिसने सिर्फ खौफ और क्रूरता के दम पर अपना राज चलाया हो, ऐसा क्या हुआ होगा कि वो पत्थर दिल इंसान भी अंदर से पूरी तरह चकनाचूर हो गया? ये बात है साल 1285 की। मंगोलों के साथ सरहद पर एक बहुत ही भयानक और खूनी जंग चल रही थी, और इसी जंग में एक तीर आकर सीधा बलबन के सबसे प्यारे बेटे और उसके उत्तराधिकारी मोहम्मद खां को लग गया। मोहम्मद खां वहीं मारा गया। ये वही बेटा था जिसे बलबन ने सालों तक बहुत ही उम्मीदों के साथ अगला सुल्तान बनने के लिए तैयार किया था। और इस खबर ने बलबन को तोड़ कर रख दिया। जिस सुल्तान ने बिना पलक झपकाए हजारों लोगों की जान ली थी, उस इंसान के मुंह से निकला, मेरे बेटे के साथ मेरी जिंदगी की रोशनी भी चली गई। इतिहासकार बताते हैं कि दिन के उजाले में जो सुल्तान दरबार में लोहे की तरह सख्त दिखाई देता था, वो रात के अंधेरे में अपने कमरे का दरवाजा बंद करके अकेले में फूट फूट कर रोता था। अपने जवान बेटे की मौत के सदमे ने इस खौफनाक शासक को अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया था। और यहीं से कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है, एक खौफनाक सुल्तान का अंत और उसके बनाए साम्राज्य का पतन। अब आप किस्मत की विडंबना देखिए। बड़े बेटे की मौत के बाद बलबन ने अपने दूसरे बेटे बुगरा खान को दिल्ली बुलाया ताकि वो तख्त संभाल सके, लेकिन बुगरा खान ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसे बंगाल में ही रहना है, जहां वो एक शांत और आजाद जिंदगी जी सके। मतलब जिस सल्तनत को बचाने के लिए, जिसे मजबूत करने के लिए बलबन ने अपनी पूरी जिंदगी खून बहाया, उसके अपने ही बेटे को वो खून से सना हुआ तख्त नहीं चाहिए था। और फिर आता है साल 1287। ये वो साल था जब इस आयरन सुल्तान ने अपनी आखिरी सांस ली। लेकिन सच कहूं तो उसकी इच्छा शक्ति देखिए। अपने आखिरी दिनों में भी जब उसका शरीर बीमारियों से टूट चुका था, तब भी वो दरबार में पूरी शाही पोशाक पहनकर बैठता था। उसने मरते दम तक किसी को अपनी कमजोरी की भनक नहीं लगने दी। लेकिन उसके जाते ही क्या हुआ? जो भी बलबन ने बनाया था, वो सब ताश के पत्तों की तरह ढह गया। उसका पोता मुइजुद्दीन कहकुबाद जब गद्दी पर बैठा, तो वो बिल्कुल अनुभवहीन था। जहां पहले कठोर अनुशासन और खौफ था, वहां तुरंत भारी भ्रष्टाचार फैल गया। सुरक्षित सीमाएं अचानक कमजोर हो गईं, और जो अमीर बलबन के सामने सिर उठाने से कांपते थे, वो फिर से दरबार में अपनी साजिशें रचने लगे। सब कुछ खत्म हो गया। तो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। अगर कोई भी साम्राज्य या कोई भी व्यवस्था सिर्फ एक इंसान के खौफ पर टिकी हो, तो क्या वो ताकत सच में उस देश को बचा रही होती है, या फिर वो सिर्फ इस बात की गारंटी दे रही होती है कि जिस दिन वो इंसान मरा, उसी दिन सब कुछ बर्बाद हो जाएगा? बलबन ने खौफ से अपनी सल्तनत को कुछ सालों के लिए तो बचा लिया था, लेकिन क्या एब्सोल्यूट पावर की, पूर्ण सत्ता की यही कीमत होती है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। चलिए, इसी के साथ आज का ये सफर यहीं खत्म करते हैं।